हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम यूजीसी नेट जून परीक्षा 2013 के तृतीय प्रश्न पत्र को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास से संबंधित इतिहासपरकवाद, ठीक है, अति तथ्यात्मकवाद और नैतिक सापेक्षवाद, ये तीनों सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप इसकी जो व्याख्या है उसको रीड कर सकते हैं। अगर हम रीड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपसे पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा का कारण बताया गया है, स्टेटमेंट है, ठीक है। इसे देखते हैं। जैसा कि सेवाइन ने कहा है, महान राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक एवं सामाजिक संकटों से उत्पन्न होते हैं, कोई राजनीतिक सिद्धांत निष्काम नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। सेवाइन का मानना है कि महान राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक एवं सामाजिक संकेतों से उत्पन्न होते हैं और राजनीतिक सिद्धांत निष्काम होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अलेक्जेंडर वेंट्स को आप किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखेंगे? तो अलेक्जेंडर वेंट्स जो है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का डी, यानी सामाजिक निर्मितिवाद से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन संदर्भवाद की व्याख्या नहीं है? तो संदर्भवाद की व्याख्या जो है विटगेन्स्टीन नहीं है, ठीक है। संदर्भवाद से संबंधित ये नहीं है। स्किनर, पोवाक और विंच इत्यादि संदर्भवाद के प्रमुख व्याख्याता हैं, जबकि विटगेन्स्टीन संदर्भवाद की व्याख्याता नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? तो प्लेटो का समर्थक जो है लेविन्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? तो अरस्तु के द्वारा शासक के नागरिक के जीवन के सहभागी के रूप में वर्णन किया है। इसका आंसर बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसका राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्रवाद पर आधारित है? तो ये हॉब्स का हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक द्वारा रचित टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्मर के द्वारा, यानी बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है? तो होम फेवर के रूप में जो कल्पित करने वाले विचारक थे वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स मनुष्यों को होम फेवर के रूप में कल्पित करते हैं तथा अन्य तथ्य मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था और ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि श्रमिक स्वतः समाजवादी नहीं बनते बल्कि केवल मजदूर संघवादी बनते हैं तथा फलस्वरूप व्यावसायिक क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उन तक पहुंचाना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन, यानी डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लेनिन के जो और स्टेटमेंट दिए गए थे उनको देख लेते हैं। साम्यवादी क्रांति में विचारधारा की भूमिका स्वीकार की थी इन्होंने, साम्यवादी दल की भूमिका की बात की, साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष और लोकतंत्रीय केंद्रवाद की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक अरबिंदो का विश्वास का संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो अरबिंदो के विचार में सभी सत्य हैं। यह विश्वास की उनकी शिक्षा और प्रतिभा ईश्वर की है, जिसका उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख शांति के लिए नहीं किया जा सकता। उनका संकल्प कि वे केवल ईश्वर के नाम का ही जाप नहीं करेंगे बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध करेंगे, और उनकी दृढ़ धारणा कि वे देश को एक जड़ वस्तु नहीं बल्कि माता मानते थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य की आलोचना वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति से संबंधित क्वेश्चन है। ऑलमन तथा वर्वा के अनुसार संकीर्ण संस्कृति के लोगों का निम्न काम होता है। तो इसमें उपयुक्त सभी, इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑलमन और वर्वा के द्वारा जो है संकीर्ण संस्कृति के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था, इसके नेताओं तथा कार्य व्यापार के बारे में संज्ञानात्मक अभिमुखीकरण की बात करते हैं। व्यवस्था, इसके नेताओं तथा कार्य व्यापार के
फरे में भावात्मक अभिमुखीकरण की बात करते हैं। व्यवस्था उनके नेताओं के कार्य व्यापार के बारे में मूल्य निर्धारण संबंधी अभिमुखीकरण। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ऑलमंड एवं वर्मा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्लॉक मतदान व्यवस्था को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम आखिर होता क्या है, इसे रीड कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाता है? तो निर्णय के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भेजा जाता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची एक को सूची दे से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल की बात राजनीतिक दलों के प्रति लोगों की मनोवैज्ञानिक संतृप्तता की बात करेंगे। सोशियोलॉजिकल मॉडल की बात जो है समूह सदस्यता को मतदान व्यवहार से जोड़ना है। और नेशनल चॉइस मॉडल की राष्ट्रीयकर्ता को मतदान करना। और डोमिनेंट आइडियोलॉजिकल मॉडल जो है वैचारिक कौशल की प्रक्रिया द्वारा मतदान को रूप देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समेकित विभक्त सरकार की संकल्पना का आविष्कार यूएसए में किया गया था। विभक्त सरकार का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर जो है सी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका आंसर है। फोर्थ इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रपति पद तक कांग्रेस के दोनों व्यापार मंडलों पर एक ही पार्टी का नियंत्रण होता है, ये इसमें राइट नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची एक पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसको मिलाने की बात कर रहा है। देखिए, वाल्टर रोडनी हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका की बात करते हैं। जोफ्रे के डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट ए मार्क्सिस्ट एनालिसिस की बात करते हैं, इसने विकासात्मक और अर्ध विकासात्मक की बात की थी। और रोनाल्ड एच चिलकोटे ने थियोरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट की बात की थी। और जोसेफ शुम्पीटर की बात करें, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, तो शुम्पीटर, जोसेफ शुम्पीटर की बात करें, एम्पीरियलिज्म सोशल क्लासेस की बात करते हैं। द नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज तथा द एंटी सैलून लीग नामक दो प्रभावक गुट कहाँ के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उन विविध प्रयोजनों को बताइए जो जेम्स विल्सन ने हित समूह में सम्मिलित होने के निर्णय को मजबूत करने के लिए पेश किए। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 की बात करेंगे, सी। ठीक है, जेम्स विल्सन ने साधक, स्वोद्देश्य और अभिव्यंजक को हित समूह में सम्मिलित होने के निर्णय को मजबूत करने के लिए पेश किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निर्वाचन की सूची प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी दूसरा और चौथा। केवल बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र होते हैं और दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनवाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लेखक और विचारक हैं, ठीक है, इसको मिलाने की बात कर रहा है। लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ के द्वारा भारतीय राज्य समूह तथा वर्ग बहुवाद में अंतःस्थापित है। पार्थ चटर्जी जो है राज्य संसाधन का प्रधान आवंटन तथा सामाजिक समूह में प्रधान सुकरकर्ता या सुसाध्यकर्ता की बात करते हैं। और फ्रैंकल एवं MS A रॉय के द्वारा लोक संस्थाओं तथा राजनीतिक संस्थाओं के बीच लोकतांत्रिक राजनीतिक विघटन की बात की थी। और हमजा अलवी जो है अति विकसित उत्तर औपनिवेशिक राज्य की बात हमजा अलवी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार और देश से संबंधित है। ठीक है, संवैधानिक रूप से विकेंद्रीकृत संघ की बात करें तो यूके, कुछ संघीय गुणों के साथ संघ जो है भारत है। ठीक है, परिसंघ की बात करेंगे स्विट्जरलैंड आ जाएगा इसका आंसर। और महासंघ की बात करेंगे तो USA। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संचार उपागम का आविर्भाव किससे माना जा सकता है? तो संचार उपागम का जो आविर्भाव है वो साइबरनेटिक्स अभियांत्रिकी के रूप में माना जाता है। इसको आप एक बार देख सकते हैं। संचार उपागम का आविर्भाव साइबरनेटिक्स अभियांत्रिकी से माना जाता है। कॉलडायस ने संप्रेषण सिद्धांत की नींव रखी है। उनकी प्रसिद्ध जो है कंट्रोल इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टीवन मर्च के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण तृतीय स्तर राज्यों को चिन्हित करता है? तो अभिशासन का संकट इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टेटमेंट दिया गया है क्षेत्रीय दलों का उद्भव और सशक्तिकरण परस्पर संबंध है। निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ विशिष्ट संस्कृतियों और पहचानों में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। SP हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास तब होता है जब बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागिता की अपेक्षा संस्थानीकरण कम हो।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ संस्थानीकरण के रूप में मानता है? तो इसका आंसर हो जाए हेलियो जैकोबी। हेलियो जैकोबी ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ जोड़ा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए आधुनिकीकरण विचारधारा और लेखक की बात कर रहा है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा की बात करें तो डेनियल लर्नर के द्वारा मनोवैज्ञानिक विचारधारा की बात कही गई थी। संरचनात्मक विचारधारा की बात करें तो ऑलमंड, ठीक है। मानकीय विचारधारा की बात करेंगे तो रोल्डन वुलिन के द्वारा, और उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा की बात करें तो लियोटार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया? तो इसका आंसर होगा थेडा स्कोपोल ने किया था, बी। थेडा स्कोपोल जैसे विचारक उदारवादी संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 मुख्य संगठकों समानता, क्षमता और भेदीकरण की शिनाख्त की है। उच्च स्तर का भेदीकरण विकास तथा क्षमता निर्माण की ओर प्रवृत्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान से संबंधित है। राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका बी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। इसमें देख सकते हैं आप, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट दिया गया, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज्य सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी दोनों सही हैं, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक शक्तियां जो है कैबिनेट के पास होती हैं। भारत जो है केंद्र राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट फिर दिया गया है, धन विधेयक संसद के सिर्फ निम्न सदन में उद्भूत होते हैं। संसद का निम्न सदन सामान्यतः निर्वाचित निकाय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। संसद का निम्न सदन लोकसभा, जो जनप्रतिनिधि सदन कहलाता है, उसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, और धन विधेयक संसद के निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में 14 दिन के अंदर पारित करना होता है, अन्यथा पास मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से केवल राज्यसभा की ही समितियां कौन सी हैं? तो राज्यसभा की समितियों की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पहला अधीनस्थ विधान समिति, सरकारी आशासन समिति और मेज पर प्रस्तुत पत्रों से संबंधित समिति। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से संबंधित समिति जो है राज्यसभा से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई हैं को अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 500। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 500 तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की देन है? तो भारतीय संविधान की देन जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व जो है निम्नलिखित में से डी, यानी इसका आंसर धार्मिक संपत्ति पर कराधान जो है नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं के प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं? तो अनुच्छेद 335 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद, ठीक है, भाग 16 के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं के प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है। मूल संविधान में संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग के गठन की बात कही गई थी, लेकिन बाद में एक नया अनुच्छेद 338 ए जोड़कर अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आयोग बनाने का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर स्टेटमेंट आ चुका है, अखिल भारतीय सेवाएं न तो संविधान की संघीय विशेषता का उल्लंघन करती हैं और न राज्य की स्वायत्तता का। तो कारण क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय सेवा अधिकारी केंद्र सरकार के नियमों से शासित होते हैं और राज्य सरकार का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ए गलत है और आर सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय शासन एवं प्रमुख मुद्दे से संबंधित है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल की बात की गई है।
देखिए आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल का जो कार्यकाल था 21 अप्रैल 1997 से 1998 के बीच था। वाजपेयी की बात करें तो 1996 से 1996 था, ठीक है, 16 मई 1996 से 1 जून 1996। और एच.डी. देवगौड़ा की बात करें तो 1 जून 1996 से 1997। और चंद्रशेखर की बात करेंगे तो 1990 से 1991। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बजट बनाने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम कौन सा है। तो बजट बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले जो है वित्त विधेयक लाया जाता है, ठीक है, तो इसका तीसरा पहले आ जाएगा, वित्त विधेयक आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सामान्य चर्चा होगी उस पर, उसके बाद अनुदानों पर मतदान किया जाएगा और अंतिम विनियोजन विधेयक हो जाएगा। इसका आंसर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। देखिए बजट बनाने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम निम्न प्रकार है। सबसे पहले वित्त विधेयक लाया जाता है, फिर सामान्य उसमें चर्चा होती है, फिर अनुदानों पर मांग या मतदान होता है, फिर विनियोजन विधेयक जो है पास होता है। बजट दो तरह का होता है, एक सामान्य बजट और दूसरा क्या होता है, रेलवे बजट। लेकिन वर्तमान में जो है दोनों मर्ज हो चुके हैं, अब एक ही बजट फिर दोबारा हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस उपवाक्य का उपयोग बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए किया है। तो कल्पित समुदाय, इसका आंसर हो जाएगा सी। बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए कल्पित समुदाय शब्द का प्रयोग किया है। किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है। तो थॉमस पंथम के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका कहना है कि लोक प्रशासन सरकार के केवल कार्यकारिणी शाखा के प्रचालनों को समाविष्ट करता है। तो लूथर गुलिक के द्वारा किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। लूथर गुलिक जैसे विचारकों का मानना है कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका के कार्यों का अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक विचारों का मानना है लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है तथा दिन प्रतिदिन लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है। उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ये सत्ता से संबंधित है, ठीक है। उदासीनता का अंचल अवधारणा सत्ता से संबंधित है। सत्ता के प्रकारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, रेखा अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता और क्रियात्मक अधिकार सत्ता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक निगम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो लोक निगम की जो विशेषता है, इसे मंत्रालय के नियंत्रण से पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिप्रेरणा के हर्ज़बर्ग द्विकारक सिद्धांत में हाइजीन कारक में निम्नलिखित में से क्या समाविष्ट नहीं है। तो उत्तरदायित्व इसमें समाविष्ट नहीं है। वेतन, कार्य की स्थितियां और कंपनी नीति तीनों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, परफॉर्मेंस बजट निष्पादन बजट शब्दावली किसके द्वारा गढ़ी गई थी। तो निष्पादन बजट जो है यूएसए का प्रथम हुअर, यूएसए में जो है प्रथम हुअर आयोग के द्वारा गढ़ी गई थी। प्रथम हुअर आयोग 1949 में सर्वप्रथम अपनी रिपोर्ट में निष्पादन बजट शब्दावली का प्रयोग किया था। उस आयोग का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1949 में किया गया था। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1950 में सर्वप्रथम निष्पादन बजट की अवधारणा को स्वीकार किया गया। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1968 में निष्पादन बजट अपनाया गया। इंडिया की बात करें तो 1968 और वैसे फर्स्ट टाइम करें तो प्रथम हुअर आयोग के द्वारा 1949 में यूएसए में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक नियोगों की कार्यविधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश नहीं है। तो इसको देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो नहीं है। संबंध मंत्रालय के सचिव को प्रबंध मॉडल के सदस्य के रूप में हमेशा शामिल किया जाना चाहिए, ये नहीं होगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बहुत अहम भूमिका होती है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से, सभी वीडियो को आराम से देखिए, तो आपसे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, पद वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण है। चाहे तो आप यूपीएससी के किसी भी टॉपर्स के देख लीजिए, सभी का कहना मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी लाए जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पद वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्तव्य भार, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अधिकारियों का पेशेवर निकाय जो स्थायी, वैतनिक और कुशल होता है, सिविल सेवा को इन शब्दों में किसने परिभाषित किया है। तो ये हरमन फाइनर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। हरमन फाइनर ने सिविल सेवा को परिभाषित करते हुए कहा है कि सिविल सेवा अधिकारियों का ऐसा पेशेवर निकाय है जो स्थायी, वैतनिक और कुशल होता है।
निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के संबंधों पर विचार किया गया है? तो इसमें फुलटन समिति रिपोर्ट के द्वारा किया गया है। इसको देख सकते हैं। इंग्लैंड में लोक सेवा की संरचना, भर्ती और प्रशिक्षण प्रबंधन तथा सामान्यज्ञों, विशेषज्ञों इत्यादि से संबंध में 1966 में फुलटन समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2 साल के बाद 1968 में प्रस्तुत की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गैंगप्लैंक का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गैंगप्लैंक की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा स्तर लेवल जंपिंग की बात करेंगे। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा लेवल जंपिंग। इसको आप देख सकते हैं। गैंगप्लैंक का संबंध जो है लेवल जंपिंग से है। हेनरी फ्योल ने पद सोपान व्यवस्था में निहित दोषों को दूर करने के लिए एक पूल व्यवस्था का निर्माण किया है। इसे वह गैंगप्लैंक के नाम से पुकारते हैं, जिसका तात्पर्य है लेवल जंपिंग। वस्तुतः यह समन्वय की व्यवस्था है। इस व्यवस्था द्वारा विभाग या उप विभाग का कर्मचारी सीधे सीधे भी दूसरे उप विभाग या विभाग के कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लोक निगम की विशेषता नहीं है? तो लोक निगम की विशेषता की बात करें, यह न तो किसी पर मुकदमा चला सकता है और न ही इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये विशेषता इसकी नहीं है। ठीक है, लोक निगम की विशेषताओं की बात करें तो पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यह किसी से अनुबंध कर सकता है, यह संपत्ति का मालिक हो सकता है, प्रशासनिक स्वायत्तता की बात करता है, भर्ती आदि में स्वतंत्रता की बात करता है, सार्वजनिक एकाधिकार और विशेष अधिनियम द्वारा निर्माण और स्वतंत्र वित्त व्यवस्था इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, भारत में वरिष्ठ सिविल कर्मचारी सर्वेंट्स के पदोन्नति के मामले का फैसला कौन करता है? तो इसका मामला मंत्रिमंडल समिति के द्वारा किया जाता है। अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित संधियों का सही आरोही क्रम क्या है? तो इसमें देखिए, सबसे पहले केमिकल वेपन्स एग्रीमेंट आ जाएगा। दूसरा जो है इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, और अंत में आ जाएगा लैंडमार्क्स बैन ट्रीटी। निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस की संकल्पना का उद्भव हुआ था? तो वुड्रो विल्सन के द्वारा। इसका आंसर सी। आप इसे देख सकते हैं। राष्ट्रसंघ की संकल्पना के उदय का श्रेय वुड्रो विल्सन को दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। हालांकि यह संगठन भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। इसकी असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण द्वितीय विश्व युद्ध का होना माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हॉटलाइन का क्या अर्थ है? तो हॉटलाइन के अर्थ की बात करें तो इसका आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक तक और DCL के मार्ग से ग्राफिक सामग्री प्रेषित करना और राज्यों के प्रमुखों के बीच प्रत्यक्ष संवाद करना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट दिया गया है, प्रत्येक राज्य आज अपनी विवादाग्रस्त मीडिया छवि को येन केन प्रकार सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाता है तथा आज के पत्रकार प्रभावशील रूप में प्रेक्षक के स्थान पर सक्रिय सहभागी बन गए हैं। मीडिया युद्ध एजेंडा तय करता है और सहमति उत्पादित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी AR दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देश और समस्याओं से संबंधित क्वेश्चन है। पाकिस्तान बगलिहार जल परियोजना से संबंधित है, बांग्लादेश से गैर कानूनी प्रव्रजन संबंधित है, और नेपाल अल्पकालिक मार्ग, और चीन का तवांग घटना। ये करंट का क्वेश्चन तो नहीं था। ठीक है, अभी वर्तमान से संबंधित तो नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देश और विवाद से कंबोडिया वियतनाम का जो विवाद है स्पार्टलीज आइलैंड से संबंधित है, और म्यांमार और थाईलैंड का जो विवाद है वो लैंडरोंग एंड आइसलैंड्स ऑफ वाई से संबंधित है, और मलेशिया और फिलीपींस का डाईलैंड से संबंधित है, और वियतनाम फिलीपींस का जो विवाद है नॉर्थ बोर्नियो से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय विदेश नीति का कौन सा निर्धारक भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने का कारण नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का इतिहास और परंपरा। भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने के पीछे निम्न कारक उत्तरदायी रहे। एक, आर्थिक तत्व, भारतीय समाज की बहुलतावादी प्रकृति, और तीसरा था भारतीय शब्द की विचारधारा। भारत पाकिस्तान के कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा USSR। इसका नहीं था, डी। ठीक है, भारत पाकिस्तान के संबंध में कश्मीर विवाद को लेकर सुरक्षा परिषद द्वारा जिस आयोग का गठन किया गया था उसमें USSR सदस्य नहीं था, जबकि USA, कोलंबिया, अर्जेंटीना सदस्य के रूप में नामित थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी जल विवाद के कारण भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है तनावपूर्ण हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत पाकिस्तान के निम्नलिखित समझौतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे पहले ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1965 में। ठीक है, अगला शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1971 में, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, और तीसरा जो है लाहौर एग्रीमेंट 1999 अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, और अंतिम जो 2001 में आगरा एकॉर्ड हुआ था।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सामान्यतः वसीयत इंगित करती है, तो उपयुक्त सभी यानी मेरी स्वयं अपनी वास्तविक शख्सियत, समूह मानस, एक सर्वसामान्य मैं, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एफ ए हेयक द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो एफ ए हेयक जो पुस्तकें लिखी गई थी, सबसे पहले उन्होंने द रोड टू सर्फडम लिखी थी, यहाँ पर रोज लिखा है, रोड है, द रोड टू सर्फडम। अगली पुस्तक है उनकी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, और अगली है रूल्स ऑफ ऑर्डर, और अंतिम जो इनकी बुक लिखी गई थी द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। एफ ए हेग की पुस्तकें हैं। लेखक और पुस्तकें फिर अगले क्वेश्चन में भी दिए गए हैं, इसके देख सकते हैं आप, इसका आंसर भी बी है। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस की बात एम सैंडल के द्वारा किया गया था। स्पेस ऑफ जस्टिस ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी की बात एम वॉल्टर के द्वारा किया गया था। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी किमलिका के द्वारा, और द स्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की बात बर्नस्टीन के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। गुट दल तथा प्रभाव गुटों के साथ स्वायत्तता की बात रॉबर्ट डेहल के द्वारा की गई थी। गुट दल और प्रभाव गुटों के साथ व्यस्तता की बात रॉबर्ट डेहल के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रबंधन की क्रांति की बात बर्नहेम ने की थी, और सहभागिता प्रजातंत्र की बात पैटमैन के द्वारा की गई थी, और राज्य का साधक सिद्धांत जो है मिलीबैंड से संबंधित है। पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया नामक पुस्तक के संपादक या लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है जोया हसन हैं। 73 का सी। आप देख सकते हैं, पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन इंडिया 2000 नामक पुस्तक के संपादक जोया हसन हैं। इनकी अन्य पुस्तकों में पार्टीज एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया 2002, डेमोक्रेसी इन मुस्लिम सोसाइटीज द एशियन एक्सपीरियंस 2007 में लिखी थी। इन्होंने इसी प्रकार 2004 में भी लिखी थी अनइक्वल सिटीजन मुस्लिम वुमेन इन इंडिया, और अंत में 2005 में भी लिखी थी एजुकेटिंग मुस्लिम गर्ल्स कंपेरिजन ऑफ 5 इंडियन सिटीज। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो किसान आंदोलन जो है, ताबलीग आंदोलन जो है किसान आंदोलन नहीं है। बाकी खेड़ा आंदोलन जो है किसान आंदोलन है, तेलंगाना आंदोलन भी जो है किसान आंदोलन है, और तेभागा आंदोलन भी किसान आंदोलन है। आप देख सकते हैं इसको, खेड़ा आंदोलन 1918 में गुजरात में किसानों द्वारा किया गया था, और तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तेलंगाना राज्य की मांग के लिए चलाया गया था। और जो अंतिम है 1927 में सुधार आंदोलन जो है सामाजिक आर्थिक सुधार संबंध 1927 में चलाया गया था, मुस्लिम ताबलीग आंदोलन जो है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेखक और पुस्तकों को दिए गए हैं। सेल्डन ओलिवर के द्वारा द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट बुक लिखी गई थी। लेवार्की अल्बर्ट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट लिखी गई थी। अशोक चंदा की बात करें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और फाइनर एसई की बात करें पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच।